वो सरकार है जिन्होंने दलितों पे भारत के अंदर अत्याचार शुरू करे। कांग्रेस ही वो सरकार है जिन्होंने कभी भी शेड्यूल कास्ट को इंसान नहीं समझा, और कांग्रेस ही वो सरकार रही जिन्होंने जितने बड़े बड़े जो हमारे साथ नरसंहार हुए वो कांग्रेस के समय में हुए। आप भूल जाते हो बथानी टोला, आप भूल जाते हो फूलपुर बाथे, आप भूल जाते हो दुलीना कांड, आप भूल जाते हो झज्जर कांड, आप भूल जाते हो मिर्जापुर कांड, और जब रणबीर साना जब पनपी, वो जिन्होंने निहत्ते हमारे लोगों को मारा, वो सब कांग्रेस के पैदा किए हुए थे। और रही बात जो आप आज की बात कर रहे हो कि भाई उसके कांड में, ये तो उन्हें पनपाते और पालते पोसते हैं। आप ये देखिए कि फूलन देवी के हत्यारे को, जब फूलन देवी के हत्यारों को भी महामंडित किया गया, तो क्या कांग्रेस सरकार ने उसके खिलाफ कुछ किया? नहीं किया, क्योंकि इन्हें पता है कि शेर का भाई बघेरा, एक कुदेनो दूसरा तेरा, और कांग्रेस ही सारे अत्याचारों की जननी है। लेकिन हाथरस जैसी घटना पे प्रियंका गांधी और कांग्रेस गांधी तो बड़े आंसू बहाते हैं। वो घड़ियाली आंसू सिर्फ इन्हें उत्तर प्रदेश में इस वजह से नजर आते हैं क्योंकि वहां पर जो अनुसूचित जाति के लोग मजबूत हैं, परंतु अब वो घड़ियाली आंसू जो है ये राजस्थान में जाकर नहीं बहाएंगे, पूरे भारत में नहीं बहाएंगे। और अगर ये बहाना चाहते हैं और शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, तो क्यों ना एक पूरे भारत का आंदोलन आप कांग्रेस ही करते। वो नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेसियों को पता है कि दलितों पर जो अत्याचार होने की जो भी घटनाओं पर इन्हें रिएक्ट करना है, वो उन राज्यों में करना है जहां इनकी सरकार नहीं है। और जहां इनकी सरकार होती है, ये हमारी कीमत 10 लाख 5 लाख रुपए लगाकर शांत कर देते हैं। जब मुंबई के अंदर खेललांजी कांड हुआ, तो इनके विधायक जो है मुंह में दही जमा के बैठे हुए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर जब हाथरस जैसी घटना हुई, तो ये सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाने वहां तो चले गए, परंतु सड़कों पर नहीं आए। साउथ के अंदर जो जितने भी अत्याचार हुए, उन अत्याचारों में किसी में भी इनका कोई योगदान नहीं था। तो इन्हें तो ये पता है कि अगर अनुसूचित जाति के व्यक्ति पे कोई भी अत्याचार होता है, तो उससे इनकी राजनीति चमकती है, क्योंकि ये इफेक्टिव जो है कोई भी काम नहीं करना चाहते। आप लोग कहते हैं बीजेपी सरकार में ज्यादा अत्याचार होता है दलितों पर, अब तो कांग्रेस सरकार है, अब कांग्रेस से पूछा जाता, कहते हम तो कार्रवाई कर रहे हैं अपराधियों पर। देखिए, शेर का भाई बघेरा, एक कुदेनो दूसरा तेरा, जब इन्होंने अत्याचार हम पे शुरू किए, हम राजनीतिक रूप से सक्षम हुए, और बहुजन समाज ही ऐसा समाज है जिन्होंने कांग्रेस को खत्म कर दिया सिर्फ इन अत्याचारों के कारण। और रही बात कांग्रेस और बीजेपी के लिए, ये दोनों एक नूरा कुश्ती करते हैं। 2 दिन आपको ड्रामा करेंगे, सड़क जाम करेंगे, बाइट देंगे, रोएंगे, लेकिन फिर जाके सो जाएंगे, क्योंकि इनके लिए, कांग्रेसियों के लिए, कुत्ते बिल्ली और जानवरों की कीमत ज्यादा है दलितों से। ये एक कुत्ते बिल्ली जानवर के मरने पर इनके जो लोग हैं वो आंसू तो बहा सकते हैं, परंतु शेड्यूल कास्ट के मामले पर वो लोग चुप होते हैं। लोग कहते हैं जातिवाद खत्म हो गया देश में, अगर एक दलित मूंछ रख लेता तो लोगों को दिक्कत है, उसका मर्डर हत्या कर देते हैं लोग। बताइए सर। देखिए, ये जो मूंछ वाली बात है और ये जातिवाद वाली बात है, जाति जो है यहाँ भारत से जब तक नहीं जाएगी, जब तक कि हम इस शासन और सत्ता में हम राज नहीं करेंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप उत्तर प्रदेश के अंदर में एक भी दलित उत्पीड़न की घटना बता दीजिए बहन जी के शासनकाल में, अगर एक भी आपने बता दी। परंतु उसके बाद, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो बहुजन समाज है और ये बहुजन समाज के लोग हैं, ये जो है कानून में विश्वास रखते हुए अपना जो बदला लेंगे। परंतु आज स्थिति यह है कि राजनीतिक रूप से हमें खत्म कर दिया गया है। और रही बात कि भाई ये अत्याचार कब तक होंगे, भैया ये अत्याचार जब तक होंगे जब तक हम 50,000 रुपए का मोबाइल ना खरीद के अपने सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम कर ले, और हमें क्रिया की प्रतिक्रिया देनी होगी, हमें संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़नी होगी, हमें अपने सुरक्षा के इंतजाम करने होंगे, और हमें यूनाइट होना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जो 3 मूल मंत्र हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इन पे हमें अमल करना होगा। परंतु आज हम शिक्षित होके, संघर्ष ना करके, संगठित ना होने के लिए हम एक दूसरे का कपड़े फाड़ रहे हैं। आजकल हम जितने दलित एक्टिविस्टों या वकीलों से बात कर रहे हैं, वो सेल्फ डिफेंस की बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। क्या इतना बुरा समय आ गया कि अब दलितों को सेल्फ डिफेंस या उसके लिए जो आप एक तरीके से कह रहे हैं कि हथियार रखिए या अपना बदले के लिए? देखिए, मैं आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैंने हथियार रखने की बात नहीं कही है। मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए आपके पास संविधान भी है, सेल्फ डिफेंस के लिए आपके पास कानून की किताब भी है, और सेल्फ डिफेंस के लिए आपके पास वकील भी है। तो आप ये तीनों अपने पास रखिए और उसके हिसाब से आप अपनी लड़ाई लड़िए। दूसरी बात, कानून के अंदर में प्रावधान है कि अगर आपकी संपत्ति को या आपको कोई भी हानि पहुंचाएगा, तो आपके पास उसे मारने तक का सेल्फ डिफेंस का राइट मौजूद है। ये सेक्शन 99
आईपीसी की मैं बात कर रहा हूं। अगर कोई आपकी संपत्ति पे कब्जा कर रहा है और आपको मारना चाह रहा है, रेप कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, डकैती कर रहा है, तो सेल्फ डिफेंस हमारे पास ये अधिकार मौजूद है कि हम उस व्यक्ति की हत्या तक कर सकते हैं। लेकिन आप लोग तो कलम की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, शांति प्रिय लोग हैं, अब इतने हिंसक होने की बात कैसे? हिंसा की कहां बात आई? सेल्फ डिफेंस की हमने बात की है। अगर कोई हमें मारेगा, हमारी बहन बेटियों की तरफ देखेगा, यार एक बात बताइए, एक मूंछ के कारण आप हत्या कर देते हो, क्या सभ्य समाज की आप बात कर रहे हो? और आप इस बात में देखिए कि कोई भी जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो लोग कहते हैं हम कंधे से कंधा मिलाकर शेड्यूल कास्ट के साथ खड़े हैं, सब अपने मुंह पे दही जमा के बैठे हुए कहाँ गए हैं? आज जो शेड्यूल कास्ट की रहनुमाई करने वाले लोग हैं, क्या कारण है कि वहां सिर्फ और सिर्फ एक जाति विशेष के लोग लड़ रहे हैं? क्या दूसरी जाति की ये लड़ाई नहीं है? परंतु ये बात अगर हम कहेंगे तो सब ये कहेंगे कि आपस में फूट डालने का काम कर रहे हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं है। अगर पूरा समाज चाहे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कोहिमा तक हमारी आवाज सुनाई देगी, और ये जब तक हमारी आवाज सुनाई नहीं देगी, इन लोगों को ये बहरे बने रहेंगे और हमें कुछ ना कुछ तो सोचना हो। इनके लिए वो कभी सड़कों पे आंदोलन नहीं करते, जंतर मंतर पर नहीं आते, वैसा हर मुद्दे को लेकर जंतर मंतर पर आ जाते हैं? क्योंकि उनके नजरों में जो शेड्यूल कास्ट है वो इंसान थोड़ी हैं, उन्हें तो लड़ाई भी तो एक विशेष वर्ग की लड़नी है। वो तो यही चाहते हैं कि आप मरते रहो, हम राजनीति करते रहें। हमारे लोगों का रेप होते हैं, हमारे लोगों के साथ बलात्कार होता है। आप ये देखिए कि हाथरस के अंदर एक लड़की को रेप करके पुलिस प्रशासन ने जिंदा जला दिया, और उसके बाद भी कोई भी जो प्रगतिशील लोग अपने आप को कहते हैं वो सड़कों पर नहीं आए। सड़कों पर सिर्फ आया अनुसूचित जाति समाज का लोग आया। उसके बाद जो है जितने भी ये लोग हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुलीना कांड में क्या हो रहा है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मिर्चपुर कांड में क्या हो रहा है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि खेलराज जी में क्या हुआ, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि फूलपुर बातें में क्या हुआ, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बथानी टोला में क्या हुआ, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि रणबीर सेना बनके जो हमारे लोगों को जब सरेआम भून देती थी, इन्हें कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इन्हें ये हमें आज तक इंसान की कैटेगरी में नहीं मान पाए। लेकिन अब अचानक से एकदम गिराव बढ़ा, राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश, अचानक से एकदम से गिराव बढ़ा, दलितों की अत्याचार खबरें लेते नहीं, ये देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि अचानक से गिराव बढ़ा। ये जो है ये खबरें अब सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचती है। पहले ये घटनाएं दबा दी जाती थी, पहले 12-12, 15-15 लोग। अभी मैं आपको गोकलपुरी की एक घटना बता रहा हूं, जिस गोकलपुरी झुग्गी में आग लगी वहां 15-16 लोग मर गए, लेकिन वो खबर जो है मीडिया से गायब रही। वो खबर मीडिया से गायब रही क्योंकि मरने वाले गरीब थे। लेकिन अगर यही बात कहीं पश्चिम बंगाल में हो जाती तो पूरी मीडिया उसको चलाती, क्योंकि मीडिया के लिए अपने आदमी मरने से ज्यादा जो जरूरी है वो रूस और यूक्रेन की लड़ाई जरूरी है। आपने एक शब्द कहा कि राजनीति कमजोर होना हम लोगों की, ये भी अत्याचार को बढ़ावा देती है। देखिए, राजनीतिक सशक्तिकरण ही सबसे महत्वपूर्ण बचाव है हमारे अनुसूचित जाति के लोगों के लिए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप एक घटना बताइए जिसमें किसी की मूंछ किसी की घोड़ी पे उतारना हुआ, कोई ऐसा अत्याचार हुआ या कुछ भी हुआ हो। लेकिन वहां एक चीज ये देखिए कि जिन लोगों ने बहन जी को गालियां दी थी वो लोग सत्ता में अपना जो स्थान जरूर पा गए थे। ठीक है, पूरा सिस्टम ने प्रोटेक्ट करने के लिए आ गया था। 2-3 उदाहरण ऐसे हैं कि जिन लोगों ने बहन जी को जाति सूचक गालियां दी, उन लोगों को इन मीडिया वालों ने हीरो बना दिया, और वो इतने बड़े हीरो बना दिए गए कि उन्हें जैसे इनाम मिल रहा हो कि अनुसूचित जाति के लोगों को गालियां देने का। सर, एक आखिरी सवाल, आप बीएसपी से जुड़े हुए हैं, बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, एक लोगों की उम्मीद है कि जैसे राजस्थान में घटना हुई कि वहां पर बहन जी जाएं और लोगों से मिलें। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि बहन जी वहां नहीं जाएंगी तो बिल्कुल गलत है। बीएसपी का प्रतिनिधित्व मंडल सबसे पहले वहां राजस्थान में पहुंचा, और मैं आपको बताना चाहता हूं एक असामाजिक तत्व ने बीएसपी के एक नेता से हाथ में से पेपर छीन लिया था। और मैं आपको आपके चैनल से एक बात और बताना चाहता हूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि बसपा के लोग जो घरों में बैठे रहते हैं, ऐसा सच्चाई नहीं है। बहन जी, लोग चाहते हैं बहन जी एक बार सड़क पे आए, लोगों से मिलें। देखिए, अगर लोगों की ये डिमांड है, अगर लोगों की ये डिमांड है तो बहन जी सड़कों पर आएंगी। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जब
सहारनपुर में दंगा हुआ था, हाँ। शब्बीरपुर सहारनपुर की जो बात है, जब बहन जी दिल्ली से निकल के सहारनपुर गई थी तो दिल्ली से सहारनपुर तक पैर रखने की जगह नहीं थी। हाँ, तो यही तो चाहते हैं लोग, नहीं, बड़ी उम्मीद है लोगों को। इसके अंदर देखिए बहुत सारी चीजें हैं। अगर लोगों की उम्मीद ये है तो लोगों की उम्मीद पूरी जरूर होगी, परंतु इसका एक नकारात्मक पक्ष भी है। फिर वो ये क्या काम करेंगे, अब अभी अमुक जगह पे कर रहे हैं, अगर दूसरी जगह पे करेंगे, तीसरी जगह पे करेंगे, चौथी जगह पे करेंगे, और वो पूरा का पूरा इस प्रकार डाइवर्ट कर देंगे कि हमारे ऊपर अत्याचार बढ़ेंगे। हमें कानूनी रूप से, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बहन कुमार अलवर थानागाजी का रेप केस हुआ, अलवर थानागाजी रेप केस हुआ, जिसके अंदर बहुत घृणित काम हुआ। और मैं बताना चाहता हूं, बीएसपी का एक छोटा सा वर्कर होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि उस केस के अंदर हमने भारत के अंदर सबसे बड़ी सजा जो है रेप केस के अंदर कराई, क्योंकि हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो सिर्फ बात नहीं करते। और अगर आप चाहते हैं कि हम धरने प्रदर्शन में जाएं और कोर्ट का काम ना करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं। कई लोगों का कहना है कि अगर बहन जी सड़क पे आएंगे तो समाज का जो है ना मनोबल बढ़ेगा, लोगों में एक उत्साहित होंगे, एक मजबूती पैदा होगी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां चलती है, बहुत सारी चीजें चलती है कि बहन जी सड़कों पर नहीं आती, और बहन जी सड़कों पर आएंगे तो लोग यूनाइट हो जाएंगे। साहब काशीराम पूरे जीवन भर सड़कों पर रहे, साहब काशीराम पूरे जीवन भर सड़कों पर रहे, पूरा जीवन उन्होंने साइकिल चलाई। अगर वो सड़कों पर आते और लोगों में क्रांति आती तो साहब काशीराम भारत के पहले मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत से बनने वाले होते उत्तर प्रदेश में। परंतु क्या उस वक्त समाज में जागृति आई? अब आप कहोगे कि जागृति धीरे धीरे आती है। अगर सड़कों पर उतरने का नाम ही जागृति है तो क्या कारण था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कभी उन्होंने पार्लियामेंट नहीं जाने दिया? उसके अलावा अगर आप कहते हो कि बहन जी सड़कों पर आ जाए, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर बहन जी मान लो सड़कों पर आ जाती हैं तो क्या आपके पास इस बात की कोई गारंटी है कि पूरा का पूरा समाज जो है वो बहन कुमारी मायावती जी को अपना नेता स्वीकार करेगा? परंतु उसके भी बहुत सारे कारण हैं। वो सोचते हैं कि हमारी बात ये माने, हम अपनी जो है अपनी प्लानिंग ना करें, हमारी बात माने। ये बात सही है कि बहुजन समाज पार्टी को हर अत्याचार में हर व्यक्ति साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए, चाहे वो छोटा नेता हो, चाहे वो बहन जी हो। और बहन जी को जहां तक संभव हो सके परिवार से मिलना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं है कि बहन जी नहीं मिलती। रोहित वेमुला की फैमिली से बहन जी मिली, हाथरस की फैमिली से बहन जी मिली, और उसके अलावा जितने भी अत्याचार हुए उनसे सबसे बहन जी मिली हुई है, और ये ऑफिशियली है।